देखिए, हेमंत सरकार सत्ता में आने के बाद से ही पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण के ठीक कुछ ही घंटे बाद कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री ने कई निर्णय लिए। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहा जाए कि अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ चुके हैं और कई बातें उन्होंने की है। अग्निवीर को लेकर भी उन्होंने कहा और तमाम बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए, चूँकि झारखंड एक गरीब प्रदेश है, पूरे देश में गरीब प्रदेश की बात की है और इसे उठाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की है कि इसे मिलजुल कर इसके विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं रेखा जी, हमारे सहयोगी, और रत्नेश जुड़े हुए हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। रेखा जी, क्या इस बार पूरी तरह से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री दिखे, कैबिनेट की बैठक की और कई नीतियां बनाने की बात की और विकास को कहा जाए कि झारखंड में कैसे विकास हो, इसको लेकर भी उन्होंने ये बातें कही? देखिए, जो जनता को अपना फैसला सुनाना था और विश्वास दिखाना था, वो जनता ने दिखा दिया अनिल। और अब बारी हेमंत सोरेन की है, तो अब उससे वो चूकना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने जो वादे किए हैं, उन वादों को अब पूर्ण करने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी है और ये महत्वपूर्ण है, चूंकि आपको याद है कि हेमंत सोरेन ने अकेले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर तुरंत वो कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं। हमने सुबह भी एक खबर दिखाई थी, कई सारी चीज़ों पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है, चाहे वो अग्निवीर को लेकर के हो या फिर मैया सम्मान योजना को लेकर के हो, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के हो, रोजगार देने को लेकर के हो। तो अब हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अब इंतजार है इस चीज़ का भी कि कैबिनेट का विस्तार किस तरीके से और कब तक किया जाता है। चूंकि झारखंड के लिए बड़ा दिन है और हेमंत सोरेन इसलिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं चूंकि जनता ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि चुनाव से पहले जो लोग मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, उन्हें तो वो लाभ मिलेगा, लेकिन अब उसको लेकर के एक क्राइटेरिया जो है वो सेट किया गया है अनिल, जिसकी जानकारी मेरे पास है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आप भी मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया जो सामने आया है, उस क्राइटेरिया के अंदर आपको आना होगा, जिसमें आपको तभी इस योजना का लाभ मिलेगा जब आप जो है झारखंड की मूल निवासी आप हैं, यानी कि अगर आप झारखंड के मूल निवासी हैं तब आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। हरा, पीला, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड धारक महिलाओं को भी यह लाभ प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। चूंकि चुनाव से पहले इस योजना का लाभ कई महिलाएं भी ले रही थी और मुझे लगता है कि वो महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कुछ तब्दीली की जाएगी अनिल। चूंकि आधार और बैंक से जब लिंकअप होगा, चूंकि पैसा बैंक खाते में जाएगा और जब बैंक और आधार का लिंकअप होगा तो उससे कई सारी जानकारियां, व्यक्तिगत तौर पर आपकी कमाई कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप काफ़ी धनवान हैं और आप इस मैया योजना का लाभ ले रहे हैं, और इस पर गौर भी करिएगा तो ये सही भी है। चूंकि सरकार जब ऐसी योजनाएं लाती हैं तो ऐसे लोगों के लिए लाती है जो सही मायने में गरीब हैं, लेकिन अगर अच्छे आर्थिक रूप से सशक्त लोग भी अगर सरकारी की इस योजनाओं का लाभ लेने लगे तो ये सरकार के ऊपर भी एक बोझ होगा और ये सही भी नहीं है। तो जो योजनाएं गरीबों के लिए आती है वो योजना का लाभ गरीबों को ही लेना चाहिए, जिनके पास ये सारी सुख सुविधाएं नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अब हेमंत सोरेन एक्शन मोड में हैं और बीजेपी ने अभी से ही सोशल मीडिया पर इसे ट्रेंड भी करना शुरू कर दिया है कि सत्ता में आते ही इन्होंने अब लेकर आ गए अपने एजेंडे। लेकिन अगर आप इसे गौर से समझिए और देखिए तो मुझे लगता है ये कहीं से भी गलत नहीं है जो हेमंत सोरेन ने किया है। अगर लाभ गरीबों के लिए है तो लाभ गरीबों को ही मिलना चाहिए, ना कि उसका लाभ हर व्यक्ति उठाए। अब जैसे बीजेपी के लेकर आई थी 1 रुपये की रजिस्ट्री का लाभ, उसने 1 रुपये की रजिस्ट्री का लाया तो था, लेकिन महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाया था। लेकिन अगर बीजेपी लेकर आती सिर्फ गरीब आदिवासी महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए आसान होता, चूंकि उस 1 रुपये की रजिस्ट्री का लाभ गरीब तबके की महिलाओं ने नहीं लिया। ठीक है, हम मानते हैं, हमने उस पर बहस भी किया है अपने इस कार्यक्रम में लाइव इंडिया पे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन जो महिला पहले से आर्थिक रूप से मजबूत है, आईएएस आईपीएस मंत्रियों की पत्नियां हैं,
उन्हें कौन सा सशक्तिकरण चाहिए जो खुद सशक्त होकर के अपने राजनीतिक में अपने पति और अपने आईएएस अधिकारी के साथ रह रही हैं। तो इससे राजस्व को घाटा तो है, अगर आप इस पर गौर करिए तो, और राजस्व का नुकसान होना भी सही नहीं है। तो योजनाएं अगर आती हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए जो सही मायने में उसके लाभार्थी होते हैं। रेखा जी, राजस्व की बात की आपने, तो राजस्व का जो स्रोत है उसे तो अब बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कई योजनाएं हैं जिसमें खर्च तो है ही। अच्छा, उसके अलावा अब साथ ही साथ ये भी हम पूछेंगे कि 1,36,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से बाकी है, उसके बारे में लगातार हेमंत सोरेन कहते हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर नहीं मिलता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, हेमंत सोरेन कहने को तो काफ़ी कुछ कहते हैं और केंद्र सरकार भी अपनी बातों को खुल करके चीज़ों को रखती नहीं है। जब भी अगर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक होती है तो ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, ये सभी हर वक्त बकाए पैसे का जिक्र करते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ सांत्वना ही दे दिया जाता है। तो अगर केंद्र सरकार, जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, यानी कि एनडीए की सरकार नहीं है, उन राज्यों को अगर केंद्र सहयोग नहीं करेगा तो थोड़ी तो समस्या आएगी राज्य की सरकारों को, चूँकि जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से हैं केंद्र और राज्य का, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में केंद्र के बिना सहयोग के राज्य में इस तरीके से, अब जैसे मैया सम्मान योजना ही है, अगर केंद्र सरकार इन्हें समर्थन नहीं करती है तो इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर बिल्कुल आय का बिल्कुल स्रोत है, तो इसके लिए केंद्र को सहयोग करना जरूरी है। अब हेमंत सोरेन को एक जिम्मेदारी मिल चुकी है, राज्य की जिम्मेदारी, और अब जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को पूर्ण करने की भी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मैया सम्मान योजना की राशि हर महीने उनके खाते में जाए। अब ये 1,000 रुपए तो रहा नहीं है, अब सीधे 2,500 रुपए हो गया है, यानी कि दोगुने से भी ज्यादा है। जो 1,000 चुनाव से पहले था अब 2,500 है, यानी कि दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो अब एक प्रतिष्ठा भी है दांव पर। बीजेपी अब तो सोशल मीडिया पर, मैंने जो अभी विस्तार पूर्वक बताया कि इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, तो बीजेपी ने अभी से हेमंत सोरेन पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। राजस्व का स्रोत बढ़ाने की चिंता तो अब राज्य सरकार को है। बिल्कुल राज्य सरकार को है, और इसलिए राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही 2019 में 1 रुपए की रजिस्ट्री को बंद किया था, चूंकि उससे राजस्व को घाटा हो रहा था। तो हेमंत सोरेन ने अपने स्तर से किस तरीके से राजस्व में वृद्धि हो उसको लेकर उन्होंने भरपूर काम किया है, लेकिन हाँ, केंद्र का समर्थन जो है वो ज़रूर राज्यों को चाहिए होगा, और इसके लिए हेमंत सोरेन ने अपनी आवाज़ उठाई है। चलिए ठीक है, हम रत्नेश से बात करेंगे। देखिए, हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है, और ये लगातार वो अग्निवीर का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि सैनिकों की बहाली पूरी तरह से परमानेंट हो, और अग्निवीर की बात उन्होंने कहते हैं। महागठबंधन की बात कहे तो महागठबंधन इसका लगातार विरोध करते आया है रत्नेश, और इस बार सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद अग्निवीर के पुत्र को नौकरी दी और 10 लाख रुपए मुआवजा भी दी है। तो अग्निवीर का जो है, कहा जाए कि हालांकि उनका विरोध है, क्या अग्निवीर को लेकर जरा स्टैंड क्लियर कीजिए कि सही है? देखिए, कल जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लिए उसके बाद वो मंत्रालय गए, वहाँ पे कई एजेंटों पे उन्होंने मोहर भी लगाया है। हालांकि उन्होंने अग्निवीर के जो भाई थे जिनकी मृत्यु हुई है तो उनको 10 लाख रुपए भी प्रदान किए हैं। पुत्र नहीं, भाई थे, भाई को 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किए हैं और एक सरकारी नौकरी के लिए कहे हैं। अब हालांकि वो सीधे तौर पे केंद्र पे चले गए हैं, केंद्र पे फिर से एक बार हमला भी किए हैं। कहें कि अग्निवीर के जो जवान जो शहीद हुए हैं उनको सैनिक का दर्जा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए। जी। रेखा जी, अगर सिपाही बहाली में जिस तरह से राज्य सरकार की जो किरकिरी हुई, कम से कम 19 से 20 बच्चे जो है जो नहीं रहे, मौत हो गई, तो इसमें उन्होंने कहा है कि बहाली प्रक्रिया, सिपाही बहाली प्रक्रिया में भी हम इसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ से उचित रूप से बहाली हो, सही बहाली हो। बिल्कुल, इसलिए भी करनी चाहिए अनिल, क्योंकि जो बच्चे उस वक्त सिपाही भर्ती के दौरान यहाँ पे आए थे और जिनकी मौत हुई थी, उसके बाद सवाल उठे थे कि कोरोना वैक्सीन की वजह से बच्चों की मौत हुई है। हालांकि बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा भी काफ़ी ज़्यादा और इसको लेकर सवाल भी उठाए। तो अब हेमंत सोरेन इस प्रक्रिया में कोई लापरवाही ना हो और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर के उन्होंने समीक्षा करने की बातें कही है, और मुझे लगता है ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो त्रुटियाँ आपसे होती है, जब अगर आप सत्ता में हैं और आपके सत्ता में रहते हुए कुछ
त्रुटियां हुई है, जिसका नुकसान कई सारे परिवार भुगत रहे हैं, तो उन त्रुटियों में सुधार बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए अगर आपको दूसरे राज्यों से सीख लेकर के उस काम को आगे बढ़ाना है तो ये और भी बेहतर होता है। तो अगर हेमंत सोरेन ने ऐसी बातें कही है तो ये सही भी है। और दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है अनिल। और जेएसएससी सीजीएल का मामला राज्य में कितना बड़ा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। छात्र लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे, मोरहाबादी में भी बैठे हुए थे, लंबे समय से अनशन चल रहा था। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद, आचार संहिता लगने के बाद कई सारे नियम कानून लागू हो जाते हैं, जिसके बाद इन सारी चीज़ों को नहीं करना सही होता है। तो उस वक्त छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म किया, अपने अपने घर गए। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार सरकार कुछ बेहतर फैसले लेगी, यानी कि जो आरोप लगे हैं कि जेएसएससी सीजीएल में जो परीक्षा हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसके पेपर जो परीक्षा के जो प्रमाण पत्र हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर जो छात्रों ने किया है, रिजल्ट ना जारी होने को लेकर के, मुझे लगता है उसे भी हेमंत सोरेन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है छात्रों का भी एक बेहतर समर्थन मिला है हेमंत सोरेन को। और ऐसे में अगर हेमंत सोरेन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं या आनन फानन में कोई फैसला लेते हैं तो मुझे लगता है ये उनके हित के लिए सही नहीं होगा। तो हेमंत सोरेन ने अगर कल की कैबिनेट के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का जो आपने सवाल भी किया है, अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट कराया है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है और त्रुटियों में सुधार होना भी चाहिए। देखिए, अगर रिम्स की बात करें तो ये बड़ा अस्पताल है यहाँ पर, और रिम्स में असुविधाओं का जो घोर अभाव रहता है, इसको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चिंता जाहिर की है। और इसमें देखिए, बिरसा मुंडा के वंशज की जिस तरह से मौत हुई, हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने मुआवजा भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठने लगे हैं रत्नेश की, रिम्स की में आखिर इतनी घोर असुविधा क्यों? देखिए, बाबूलाल मरांडी ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट खुद संज्ञान लिया हुआ है रिम्स पे। पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता। रिम्स की अगर बात की जाए, जब रघुवर दास की सरकार थी तो उस समय महिला को फर्श पे वहाँ पे खाना परोस दिया जाता था। रिम्स की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है, जबकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। अगर बात की जाए तो किनके नाम ले रहे थे आप? जी, बाबूलाल नहीं, कौन भर्ती थे? बिरसा मुंडा के वंशज भर्ती थे। उनके लिए सीएम जो है वो ट्वीट किए कि उनका इलाज ठीक से होना चाहिए। तो कई ऐसे गरीब है वहाँ पर जिनका इलाज के अभाव के कारण मौत हो जाती है। रिम्स में ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, रिम्स में कोई तरह का जांच नहीं होता है, अगर कोई जांच होता भी है तो प्राइवेट से होता है। रिम्स में बहुत सारे ऐसे दलाल घूम रहे हैं। अगर आप सिंपल एक उदाहरण ले लीजिए, अगर वहाँ पर अगर आपको ब्लड चाहिए तो ब्लड जबकि निःशुल्क है वहाँ पे, लेकिन दलाल जो है ब्लड बैंक के अगल बगल घूमते रहते हैं। रिम्स के कर्मचारी जो हैं वो खुद मिले हुए रहते हैं। अगर आप उनको 1000-2000 रुपये दीजिएगा तो आपको ब्लड आसानी से मुहैया करा दिया जाता है। लेकिन अगर आपका कोई बड़े अधिकारी से पैर भी लग जाता है तो वो ब्लड आपको 5 मिनट में मुहैया करा देता है। रिम्स का बदहाली किसी से छिपा हुआ नहीं अनिल। देखिए, हाईकोर्ट भी लगातार राज्य सरकार को फटकार लगाती रही है। फिर बात की जाए, कांके के पूर्व विधायक समरी लाल थे, वो भी लगातार सरकार से ये चीज़ पूछते रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री से पूछते रहे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आज तक रिम्स में समीक्षा बैठक करने नहीं गए हैं। नहीं रत्नेश, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने ये भी कहा है कि अगर 1500 रुपये का बिल आया बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के परिजनों पर, तो उसे भी बाहर से खरीदना पड़ा, उन्हें ही खरीदना पड़ा, और तमाम तरह की परेशानियां हुई, तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। ये सब आरोप हैं। जी बिल्कुल, रिम्स की तो बदहाली हम आपको बताएं अनिल कि रिम्स में पूरी तरह से बदहाल है, जबकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल, उससे बढ़िया अगर बेटर अस्पताल देखिएगा तो सदर अस्पताल रांची का जो है वो है। लेकिन रिम्स में मरीज को आप न्यूरो में चले जाइए तो न्यूरो में बेड की कमी है। बेड की कमी के कारण लोगों को जो बरंडा रहता है वहाँ पर इलाज कराया जाता है। तो समझ सकते हैं कि उससे क्या स्थिति हो सकती है रिम्स की। रेखा जी, देखिए, 9 से 12 दिसंबर को 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र, झारखंड विधानसभा सत्र होने जा रहा है। इसमें क्या लगता है कि इसमें सिर्फ हंगामा ही होगा कि कुछ बातें भी होंगी? क्योंकि कई चारों तरफ से पूरी तैयारी तो विपक्ष की ओर से किया जा रहा है घेरने को। देखिए, सदन जो अब शुरू होगा अनिल, पहला दिन तो हंगामा नहीं होगा, चूँकि तमाम नवनिर्वाचित विधायक पहुंचेंगे और विधानसभा के अंदर शपथ लेंगे, और छोटा सत्र है। और दूसरा, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जो है वो स्पीकर जो जिनके नाम का चयन जेएमएम की ओर से किया गया है, स्टीफन मरांडी, वो लेंगे। तो उस दिन की प्रक्रिया बेहद अच्छी होगी, चूँकि तमाम जो नवनिर्वाचित, और सबसे बड़ी बात है कि सदन के अंदर जब पहला दिन होगा चुनाव के बाद, जब पहले नेता जाएंगे और शपथ
ग्रहण का कार्यक्रम चलता है, तमाम विधायक शपथ लेते हैं, तमाम प्रक्रियाएं चलती हैं, तो वो दिन हंगामा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर ये सत्र हंगामेदार, इसके बिल्कुल होने के आसार हैं, चूँकि मैया सम्मान योजना को लेकर बीजेपी घेरेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाला हुआ है कि इस क्राइटेरिया के अंदर ही लोगों को लाभ मिलेगा, तो उसको लेकर बीजेपी घेरने की कोशिश करेगी अगर सभी महिलाओं को उस दायरे में नहीं रखा जाता है तो। लेकिन मुझे लगता है पहला दिन हंगामे के आसार थोड़े से कम हैं, क्योंकि उस दिन की प्रक्रिया अलग होती है। हाँ, सत्र हंगामेदार जरूर होगा जब हेमंत सोरेन अपने वादों को पूर्ण नहीं करेगी, तब विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार का सत्र इसलिए भी अच्छा है क्योंकि पुराने चेहरे इस बार नहीं है, कई सारे नए चेहरे हैं, पुराने मंत्री नहीं हैं। हमने जब आज सुबह खबर दिखाई कि कल जब कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उनके पीछे उमाकांत रजक खड़े थे। ये वही उमाकांत रजक है जो एक वक्त पर आजसू के साथ हुआ करते थे, सुदेश महतो के पीछे हुआ करते थे, बिल्कुल। और इस बार उन्होंने अमर कुमार बावरी को हराया है और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, यानी कि जेएमएम में उनका कद बढ़ गया एक तरीके से, चूंकि बीजेपी के विधायक दल के नेता को ही उन्होंने चुनाव हरा दिया और अब वो पीछे नजर आए। तो वो तस्वीर अब बता रही है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि हमने अपनी किसी भी चर्चा में हमने उमाकांत रजक का जिक्र नहीं किया अनिल, लेकिन यहाँ पर वो तस्वीर एक ध्यान आकृष्ट कराती है कि उमाकांत रजक ने बीजेपी के विधायक दल के नेता को ही सदन में नहीं पहुंचने दिया और उन्हें ही उन्होंने धूल चटा दी इस विधानसभा चुनाव में। तो उन्हें एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। और इस बार का विधानसभा चुनाव इसलिए रोचक है क्योंकि जयराम महतो भी पहली बार विधानसभा में पहुंचेंगे और उनका अंदाज क्या होगा, शपथ लेने का तरीका क्या होगा, किस अंदाज में वो शपथ लेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं खोरठा भाषा में जो है शपथ लूंगा और अगर मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं भाषा को लेकर के, खतियान को लेकर के सदन के अंदर बोलना भी चाहूंगा। यानी कि उन्होंने पहले ही अपना एक संदेश दे दिया है कि जब मैं शपथ लूंगा तो इस भाषा में लूंगा, यानी कि वो हिंदी भाषा में नहीं लेंगे शपथ, वो अपनी जो यहाँ की खतियान की जो झारखंडी भाषा है उस खोरठा भाषा में शपथ लेंगे। मौका मिला तो अपनी बातों को दहाड़ लगाएंगे। तो उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। 12 महिलाएं इस बार चुनकर के सदन पहुंची हैं अनिल, और कुछ नए चेहरे हैं और बेहद ही आकर्षित करने वाले वो चेहरे भी हैं और कुछ पुरानी महिला चेहरे भी हैं। तो सबकी नज़र टिकी हुई है और तमाम मंत्री जो चुनाव हारे हैं उनकी जगह नई चेहरे हैं। आपको याद होगा कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता था तो अंबा प्रसाद एक अलग अंदाज में पहुंचती थी, कभी घोड़े पर सवार होकर के तो कभी बैलगाड़ी पर सवार होकर के। लेकिन इस बार अंबा प्रसाद नहीं पहुंची हैं विधानसभा और उनकी जगह जो है वो चंद्रप्रकाश चौधरी के मुझे लगता है साले रोशन लाल चौधरी उनके परिवार से आते हैं, साला हैं उनके, वो पहुंचे हैं। तो देखिए चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प हुआ है। अगर बारीकियों से एक एक विधानसभा पे आप जिक्र करिए तो चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी चुनाव हारी है लेकिन उनके साले चुनाव जीते हैं और आनंद में बीजेपी ने उन्हें ज्वाइन कराया था और उन्हें बड़का गांव से टिकट दिया था रोशन लाल चौधरी को और वो चुनाव जीत भी गए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो अब देखना ये है कि जो युवा, जैसे पहले सबसे ज़्यादा युवा अंबा प्रसाद थी युवा विधायक, इस बार सबसे युवा विधायक जयराम महतो हैं और सबसे गरीब एमएलए भी हैं और इसको लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है, अपना एक पूरा जीवन संघर्ष बताया है और लाइव इंडिया ने भी आज उसको लेकर के एक जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा की है। तो इस बार का सबसे युवा और सबसे आक्रोशित विधायक जो है वो जयराम महतो हैं और उन पर सबकी नज़र जो है वो टिकी रहेगी क्योंकि आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कल जब हमने देखा कि जब शपथ ग्रहण हेमंत सोरेन ले रहे थे उस वक्त जाम की वजह से जयराम महतो कार्यक्रम में समय से नहीं पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप सोचिए कि मंच के ऊपर जाते हैं और जनता का अभिवादन करते हैं, अंदाज ही बिल्कुल अलग नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे खुद वो मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री तो वो नहीं है लेकिन उन्होंने एक शानदार मैसेज बीजेपी जैसी विपक्षी पार्टियों को दिया है कि लोकतंत्र की खूबसूरती को आप गंदा नहीं कर सकते हैं, खराब नहीं कर सकते हैं। अगर चुनाव में आपकी हार हुई है तो उस हार को आप स्वीकार करिए क्योंकि वो जनता का जनादेश है और अगर हेमंत सोरेन को जनता का जनादेश मिला है तो आपको स्वागत भी करना है और सरकार को समर्थन भी करना है, चाहे वो विरोध करके ही क्यों ना करना हो। तो जहां पे जरूरत है आपको पहुंचना भी है। तो इस बार विधानसभा का जो सत्र होने वाला है अनिल वो रोचक होने वाला है। चलिए रत्नेश जी, 20 नए चेहरे विधानसभा में पहुंचेंगे, क्या उम्मीद करते हैं और किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे? क्योंकि जब विधायक नए हैं तो अपनी बातों को किस तरह से रखेंगे और वो अंदाज बिल्कुल अलग होगा।
देखिए, इस बार जो 20 नए चेहरे पहुंचेंगे तो उसमें आपको बता दें अनिल कि सब पहली बार विधानसभा पहुंचेंगे। पहले इससे पहले कोई विधानसभा नहीं पहुंचा, लेकिन सबकी निगाहें, हमारी वरिष्ठ सहयोगी रेखा भी बता रही थी कि सबकी निगाहें जो है वो जयराम महतो पे रहेगी। लेकिन सदन में जो मेन मुद्दा इस बार गूंजेगा वो 1932 की खतियान गूंजेगा। नियोजन नीति पे जो है वो मुद्दा पूरे बिल्कुल तरीक़ा से गूंजेगा। अगर सदन की अगर बात की जाए तो पक्ष हो या विपक्ष हो, राजहित में जो भी फैसला हो उस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, ना कि सदन में जिस तरह से हंगामा होते रहा है। पुराने जो सदन में बैठते थे वो लोग जो जिस तरह से हंगामा करते थे, राजहित में कोई फैसला नहीं हो पाता था। तो इस पर जो भी लोग बैठेंगे राजहित में फैसला लेने के लिए बैठेंगे। जी रेखा जी, देखिए 20 नए चेहरे विधानसभा में पहुंचेंगे। क्या आपको लगता है कि वो जो अपना सवाल रखेंगे वो क्षेत्र की रखेंगे, और कई नए विधायक तो सोचते ही रह जाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल नया सा नजर आएगा। बिल्कुल नया नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो सत्र है, जैसे पहले जब भी विधानसभा सत्र होता था तो वहाँ पर जो इरफान अंसारी है और उनके मित्र, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, भानु प्रताप शाही, मुझे लगता है इस बार भानु प्रताप शाही हारे हैं, तो इन दोनों की जोड़ी वहाँ नज़र आती थी। दोस्ती काफ़ी इनकी गहरी है, लेकिन राजनीतिक दूरी है चूँकि अलग अलग पार्टियों में है, और इस बार इनकी जोड़ी में टूट है चूँकि बीजेपी से भानु प्रताप शाही नहीं, भानु जी उनका नाम, जी बिल्कुल जोड़ी टूट चुकी है। तो वो उस जोड़ी में दरार है, और इस बार इरफान अंसारी बीजेपी की ओर से किसे अपना दोस्त बनाएंगे विधानसभा चुनाव के लिए, चूंकि रणधीर सिंह, बिल्कुल हाँ, रणधीर सिंह जो कि पूर्व कृषि मंत्री भी रहे थे, तो उनके मित्र भी हैं, और इस बार वो जोड़ी नज़र नहीं आएगी। और इसको लेकर के रोचक ये होगा कि जब सदन के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब रणधीर सिंह को लेकर के दिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो वो क्या किस अंदाज में जवाब देते हैं। चूंकि देखिए इरफान अंसारी ने अपने आप को प्रूफ किया है कि उन्हें जनता का प्यार मिला। बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें घिरने की कोशिश की है, और इसका इनाम उनकी पार्टी भी उन्हें मंत्री पद के तौर पर देगी। अनिल देखिएगा, जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो इरफान अंसारी खुद स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जो राज्य की, थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था कि रिम्स की व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। बन्ना गुप्ता थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, कई सारी कमियां नजर आई, लेकिन वो हर वक्त हर मंच पर सिर्फ और सिर्फ जोक मारने का काम करते थे, शायरी सुनाने का काम करते थे। रेखा जी, जब भी कोई स्वास्थ्य मंत्री बना है झारखंड में, वो रिम्स की बदहाली जस की तस्वीर रहती है, चाहे कोई बने। चलिए, ये तो हुआ है अनिल, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ बदलाव हो। चूंकि इरफान अंसारी खुद को डॉक्टर इरफान अंसारी कहते हैं, पीएचडी की उन्होंने पढ़ाई की है, और उन्हें उनकी पीएचडी और उनकी डॉक्टरेट पर अगर सवाल उठाए जाते हैं तो काफ़ी आक्रोशित भी होते हैं। बीजेपी ने कई दफ़ा घेरा भी है उन्हें, लेकिन वो खुद को बोलते हैं कि मैं डॉक्टर इरफान अंसारी हूँ, मैंने पीएचडी करके ये उपलब्धि हासिल की है। तो अब अगर उन्हें स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलती है तो उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्हें अपने बड़बोले अंदाज से भी थोड़ा बचना होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने भाजपा को ये प्रूफ जरूर कर दिया है कि आप जितना भी इरफान अंसारी को घेरने की कोशिश करें, सीता सोरेन के विक्टिम कार्ड से ज़्यादा जनता के बीच इरफान अंसारी का विक्टिम कार्ड चला, जब उन्होंने अपनी दिवंगत माता को लेकर के बार बार कहा कि देख माँ तेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है, और लगातार सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है, खुद के सोशल मीडिया पर, और एक जनता का सिंपैथी वोट उन्होंने गेन किया है। तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी एक्टिव नजर आएंगे। अनिल लगे हाँ, तो ये बता दीजिए, आखिर टाइगर जयराम महतो को किसने कहा कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, और ये बात खुल के नहीं आ पा रहा है अभी तक, ये केवल चर्चा ही है। देखिए, ये आएगा भी नहीं अनिल, क्योंकि अगर वो आता है तो फिर मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सभी पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, जब जोड़ तोड़ हो जाती है तो सीधे नेता सामने आते हैं और उनमें विलय हो जाता है पार्टी का। लेकिन अभी जयराम में तो मुझे नहीं लगता है कि उस पार्टी का जिक्र करेंगे, लेकिन हाँ, अपनी इस बात से उन्होंने भोकाल जरूर बना दिया है कि उन्हें राज्यसभा को लेकर के भी ऑफर मिला, खुद की पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करके चुनाव लड़ने का भी ऑफर मिला, और डिप्टी सीएम का ऑफर मैंने ठुकरा दिया है। लेकिन बड़ी बात ये भी है, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है अनिल, कि उन्होंने ये सारे पद इसलिए ठुकराए क्योंकि चुनाव से पहले ये मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आप अगर इस पर गौर करिए तो डिप्टी सीएम का पद बड़ा है या मुख्यमंत्री का पद बड़ा है, राज्यसभा सांसद का पद बड़ा है या मुख्यमंत्री का पद बड़ा है। तो चिल्ला के हर मंच से खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते थे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई नेता खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करता है तो उसे उप मुख्यमंत्री का पद तो नहीं ही भाएगा, और वो उसे ठुकराएगा ही। रत्नेश कुछ कह रहे हैं। जी रत्नेश जी, यहाँ पे जवाब देना चाहेंगे। कल जयराम महतो से कोई मीडिया बात कर रहा था तो वो कहे सुदेश महतो का जिक्र हुआ, तो वो सीधे तौर पर कहे कि सुदेश महतो जो हैं वो राजनीतिक विरासत में लेकर आए हैं, वो विधायक मटेरियल थे, और हम जो लॉन्च हुए हैं वो सीएम मटेरियल पे लॉन्च हुए हैं। सारे लोग यहाँ पर विधानसभा में पहुंचे
पहुंचे हैं तो कोई विरासत में राजनीति लेकर पहुंचे हैं, कोई अपने बल पर नहीं पहुंचे। हम अपने बल पर राजनीति लेकर यहाँ पर पहुंचे और अपने बल पर जो है वो विधायक बने हैं और सबसे गरीब विधायक बने हुए। ये कहते हुए लगातार ये कह रहे थे कि हम जो हैं सीएम मटेरियल है, इस बार चुनाव में एक सीट लाए हैं। क्या 1972 में जब जेएमएम गठन हुई थी तो क्या उस समय वो गवर्नमेंट में आ गई थी? नहीं आई थी। बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी 400 में चली गई, तो क्या हुआ? हम भी एक सीट लेकर आए, तो हम भी आने वाले 2029 में झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और अब देखिए कि आने वाले समय में जयराम महतो सीएम होंगे, वो जयराम महतो कह रहे थे। चलिए दर्शकों को ये भी बता दें, जो मंत्रिमंडल का गठन होगा और मंत्री जी के लिए आलीशान करोड़ों के आवास बन रहे हैं रांची में, बस कुछ ही थोड़ा ही काम बाकी है, बाकी फिनिशिंग लगभग हो चुका है। तो मंत्री जी तो वहीं पर जाएंगे, लेकिन इधर जयराम महतो कहते हैं कि मैं विधायक आवास पे नहीं जाऊंगा, मैं खुद ढूंढ रहा हूं, वो किराए का घर ढूंढ रहा हूं। तो क्या परहेज है? और अगर करोड़ों के आलीशान आवास बन रहे हैं मंत्री जी। देखिए, जयराम महतो एक गरीबी से निकला हुआ युवा लड़का है जो झारखंड की राजनीति में आया है। बहुत सारे कष्ट झेला है, पुलिस की लाठियां खाई हैं। हालांकि झारखंड की राजनीति में जब से हम पत्रकारिता करें तब से ऐसा नहीं देखे हैं कि जिस तरह से जयराम महतो को संघर्ष करना पड़ा है वैसा किसी नेता को संघर्ष करना पड़ा है। तो किराए का घर में रहना। जयराम महतो ये भी कहे हैं कि हम डुमरी से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन मेरा जो क्षेत्र पड़ता है वो गिरिडीह और बोकारो के बीच में पड़ता है, तो वहाँ पर मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं। वहाँ पर हम रेंट की घर खोज रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो रांची में मुझे घर जो अलॉट किया जाएगा उसमें भी हम नहीं रहेंगे, किराए के मकान में रहेंगे। और हम किराए के मकान जो है वो खोजना शुरू भी कर दिए हैं। फिर आपने बात की कि जो मंत्रियों के लिए जो बिल्डिंग करोड़ों, तो आपको बता दें कि 14 करोड़ का वो बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में सारे चीज़ जो हैं आपको अवेलेबल है। कोई भी चीज़ जो है वो मंत्री 14 करोड़ का एक घर है, एक मंत्री जी के लिए। हाँ, एक घर है जिसमें उनके ड्राइवर के लिए, रहने के लिए सारे चीज़ फैसिलिटी, ए से लेके जेड तक में जितने चीज़ फैसिलिटी होते हैं सारे चीज़ें, यहाँ तक कि आपको घर से स्विमिंग पूल वगैरह सारे चीज़ें, मतलब आप मेडिकल का सामान भी जो है आप उसी घर में ले सकते हैं। फैसिलिटी मंत्रियों के लिए है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और कुछ जी एक जवाब मैं देना चाहूँगी। देखिए, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और मुझे लगता है उस प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना चाहिए। अगर नेता की कथनी और करनी, हमने पहले भी कहा है कि अंतर होता है। अभी इससे पहले जयराम महतो अपनी आइडियोलॉजी की बातें करते थे और कहते थे कि मेरी आइडियोलॉजी के मुताबिक मैं जनता की सेवा के लिए आया हूं। लेकिन अब जब विधायक चुन के आए हैं तो उन्हें ये पता चल गया है कि अगर वो राजनीति में और सत्ता में नहीं रहेंगे, केंद्र बिंदु में, तो जनता का विकास नहीं कर सकते। क्योंकि विधायक रह करके सिर्फ मुद्दों को उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं सदन के अंदर, लेकिन अगर सत्ता की मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु में रहेंगे तो कुछ कर सकते हैं, कुछ कानून ला सकते हैं। अब जैसे अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये कहें कि हमें जो सुरक्षा मिल रही है हम वो सुरक्षा नहीं लेंगे, तो ये सही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें प्रोटोकॉल के अंदर आती है। और अगर विधायकों को भी वो फैसिलिटी, वो सुख सुविधा मिलती है जो उनके प्रोटोकॉल, वो बिल्कुल लेनी चाहिए। क्योंकि आप आज नहीं ले रहे हैं जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि आप 2 साल तक वॉच करिएगा और 2 साल के बाद आप लीजिएगा, तो आपकी सोच अभी 2 साल के सरकार के कामकाज के हिसाब से बदलेगी कि आपको करना क्या है। तो अगर आप 2 दिन बाद जाके लीजिएगा तो अभी से आप क्यों नहीं लीजिएगा और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। और बार बार ये कहना कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं विधायक की इस सुविधा को नहीं लूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप लीजिएगा। अगर मुख्यमंत्री बनिएगा तो क्या सीएम आवास में आप नहीं रहिएगा? क्या मुख्यमंत्री रहिएगा तो क्या वो सारी सुख सुविधाएं और लाव लश्कर आप नहीं लीजिएगा? या उस समय भी जनता के बीच ही चलिएगा गाड़ी के बोनट पर चढ़ के? तो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, तो उस प्रोटोकॉल को मानना भी चाहिए। और बड़बोलेपन से मुझे लगता है अब जयराम महतो को भी बचना होगा। अनिल जी, चलिए देखिए, हमारे सहयोगियों का धन्यवाद। तमाम विषयों पर बातचीत की है और झारखंड विधानसभा का जो सत्र होने वाला है 9 से 12 दिसंबर में, इसमें क्या क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, तमाम चीज़ों को हम तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 20 नए चेहरे विधान सभा के अंदर जाएंगे और क्या मुद्दे उठाएंगे, ये बड़ी बात है। और अगर मुख्यमंत्री एक्शन में हैं तो तमाम मंत्रियों को भी अब एक्शन में आ जाना होगा, क्योंकि जनता सब देख रही है और सब समझ रही है। 5 साल के बाद की स्थिति क्या होती है वो खुद मंत्री जी भी समझते हैं। इसलिए अब ज़मीनी स्तर पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक्शन में आ चुके हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।